नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने टीचिंग मेथड्स की क्लास जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अपने की थी, उसके बाद आज कंटिन्यू करें, जिसमें आज लेकर आए हैं अपने डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड जो अपने आप में नाम से ही सिद्ध होती है कि डायरेक्ट का मतलब क्लास के अंदर इंग्लिश का डायरेक्ट यूज करना। ये विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विरोध में आई थी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ LSRW में से R और W पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता था। इस कारण L और S दो को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि कोई टारगेट लैंग्वेज है उसको सिर्फ वैसे ही सीखा जा सकता है जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा को, मदर लैंग्वेज को सीखता है, जो किसी R और W की सहायता से नहीं, ग्रामर की सहायता से नहीं, वो अपने डायरेक्ट बॉन्ड करके किसी वस्तु के साथ सीखता है। उसी प्रकार इसको भी डायरेक्ट सीखा जा सकता है। तो इसके पीछे बैकग्राउंड यही है कि ये रिफॉर्म मूवमेंट था अगेंस्ट जीटी के, यानी इसके जीटी के खिलाफ एक रिफॉर्म हुआ था, मूवमेंट चला था कि ये जीटी मेथड है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं। तो इसके लिए एक रिफॉर्म आया जिसका सबसे ज़्यादा परफॉर्म गोइन ने किया 1901 के अंदर, यानी 1901 के अंदर इसको सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हुई डायरेक्ट मेथड की ग्रामर ट्रांसलेशन के विरोध में। और इसमें डायरेक्ट टीचर और स्टूडेंट होता है, यानी स्टूडेंट होता है मेनली वही रोल प्ले करता है। टीचर क्वेश्चन आंसर करके क्वेश्चन करता है इंग्लिश में, बच्चा इंग्लिश में जवाब देता है। टीचर पढ़ाता है तो वो एक्शन करके ऑब्जेक्ट को हाथ में लेके, जैसे एप्पल दिखा दिया, उसे पूछेगा व्हाट इज़ दिस, तो वो आगे से जवाब देगा कि एप्पल, या पिक्चर दिखा के, यानी डेमोन्स्ट्रेट करके, प्रदर्शन करके बच्चे को दिखाया जाता है। इंग्लिश में कन्वर्जेशन की जाती है, रिपीटेशन किया जाता है सेंटेंसेज का। और ग्रामर भी इसमें वैसे तो बताई नहीं जाती, लेकिन बताई जाती है तो इंडक्टिवली बताई जाती है। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर डिडक्टिवली ग्रामर बताई जा रही थी। इस कारण इसके विरोध में ये मेथड आई। और इसमें गोइन और इंडिया के अंदर माइकल वेस्ट है जो लेकर आए इंडिया के अंदर। तो गोइन और माइकल वेस्ट का रिफॉर्म मूवमेंट था जो जीटी के अगेंस्ट था। उसका मेन यही था कि स्पीच इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिटन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी स्पीच है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिटन की बजाय। इसीलिए इसको डायरेक्ट मेथड को महत्व दिया गया कि स्पीच बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा है, यानी बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि रिटन और राइट के बजाय। और स्पीच को इसके अलावा भी ज़्यादा प्रोग्रेस तब मिली जब IPA ने भी 1886 के अंदर LSRW को आगे बढ़ाया कि इसमें पहले बच्चे को यानी लिसनिंग के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद स्पीकिंग आनी चाहिए, उसके बाद रीडिंग और अंत में राइटिंग आनी चाहिए। लेकिन वो जीटी मेथड थी, वो तो RW को ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही थी, L और S को नेग्लेक्ट कर रही थी। तो IPA फाउंड हुआ, उसने भी इस मेथड को आगे बढ़ाया। और इसका मीनिंग मेनली गुइन के द्वारा जो बताया गया था कि डायरेक्टली थ्रू, यानी डायरेक्ट पढ़ाना है, डेमोन्स्ट्रेशन या एक्शन के द्वारा बच्चे को बताना होता है, प्रदर्शन करके या क्रियाकलाप करके बच्चे को वहाँ नाच गा के बताना होता है कि हाँ ये मैं जो हलचल कर रहा हूँ इसे डांस कहते हैं। तो ये भी इंग्लिश में बोल के, तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्शन इसका डायरेक्ट मेथड का मीनिंग है। यानी कोई चीज़ को डायरेक्ट बताना है तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन करो, उस बच्चे को दिखाओ वो चीज़ और उस बच्चे के सामने एक्शन करो। तो इसी थॉट पर, इसी थ्योरी पर, इसी प्रिंसिपल आधारित ये मेथड है, यानी डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्शन पर आधारित ये मेथड होती है। और इसी के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा घूमती है और L और S पर सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है। तो अब अपने देखते हैं इसको किन किन नामों से जाना जाता है, जिस प्रकार अपने जीटी को भी देखा था। तो इसको डायरेक्ट मेथड वो तो जानते हैं। डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि IPA ने, जो IPA का मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन होता है, उसने LSRW की पैरवी की कि सबसे पहले बच्चे को लिसनिंग आनी चाहिए, उसके बाद स्पीकिंग और बाद में रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए। तो ये LSRW के तहत ही डायरेक्ट L और S से शुरू होती है, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और इसको ही साइकोलॉजिकल रिफॉर्म मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जीटी के विरोध में आई थी। जीटी क्या थी? साइकोलॉजिकल नहीं थी, तो इस कारण ये साइकोलॉजिकल मेथड है, क्योंकि LSRW को फॉलो करती है। फोनेटिक मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको अप्रूव किया था IPA ने। जो IPA था ये
जो 1886 के अंदर LSRW को लेकर आया था। इसी ने इस मेथड को अप्रूव किया कि बच्चे को पढ़ाना है तो पहले L और S पर जोर देना चाहिए, ना कि R और W पर। इस कारण ये फोनेटिक मेथड भी कहलाती है। बर्लीज मेथड भी कहते हैं इसको। बर्लीज कौन है? जर्मनी का एक रहने वाला शिक्षाविद है जिसने इस मेथड को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि इसके नाम से, अपने नाम से बर्लीज स्कूल भी चलती थी। इसने अपनी स्कूल के अंदर बच्चों को इंग्लिश टू जर्मनी और जर्मनी टू इंग्लिश कैसे सिखाई जाए बच्चे को, उस पर ज़्यादा डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन और एक्शन के तहत सिखाई, इसलिए इस मेथड को बर्लीज मेथड भी बोलते हैं। और एंटी ग्रामेटिकल मेथड का मतलब जीटी मेथड के एंटी थी, विरोध में थी, इसलिए एंटी ग्रामेटिकल। और नेचुरल मेथड इसलिए क्योंकि LSRW जो नेचुरल बच्चे का सीखने का वे होता है उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो इसको नेचुरल मेथड बोलते हैं। इस प्रकार अपने नाम देख लिया कि नाम है, डायरेक्ट मेथड भी आता है, साइकोलॉजिकल रिफॉर्म मेथड भी बोलते हैं, फोनेटिक मेथड भी बोलते हैं, बर्लीज मेथड भी बोलते हैं, एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी डायरेक्ट मेथड, और नेचुरल मेथड भी डायरेक्ट मेथड को ही बोलते हैं। जो ये मेथड जिस थ्योरी पर काम करती है उस थ्योरी को अपने देखते हैं। ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, जो डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स का सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी प्रिंसिपल पर ये आधारित होती है कि सबसे ज़्यादा इस बच्चे को प्रदर्शित करके, कोई जैसे एप्पल पढ़ाना है तो एप्पल की पहले रियल में डेमोन्स्ट्रेशन करो, अगर पेन के बारे में बताना है तो पेन पहले उसके सामने डेमोन्स्ट्रेट करो। और विजुअल एड्स का मतलब सबसे ज़्यादा सहायक सामग्री का उपयोग करके उनको पढ़ाया जाए। तो ये थ्योरी है, इस थ्योरी पर आधारित होती है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्शन एंड विजुअल एड्स सबसे ज़्यादा यूज किया जाए। और कन्वर्जेशन प्रैक्टिस यानी बातचीत सबसे ज़्यादा इंग्लिश के अंदर ही, जो टारगेट लैंग्वेज उसी होती है उसी के अंदर उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है, बात करवाई जाती है। और वो टीचर से स्टूडेंट करता है तो भी इंग्लिश में, और स्टूडेंट से टीचर बोलता है तो भी वो इंग्लिश यानी टारगेट लैंग्वेज में ही बोलेगा, क्योंकि मदर टंग इसके अंदर अलाउ होती नहीं है। और स्टूडेंट टू स्टूडेंट अगर बात करेगा, अगर बच्चा क्लास में बैठा है, बच्चा दूसरे बच्चे से बोल रहा है तो भी वो इंग्लिश में ही बोलेगा, यानी टारगेट लैंग्वेज में बोलेगा, मदर टंग के अंदर नहीं बोलेगा। क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन टीचर पूछता है क्वेश्चन के माध्यम से बच्चे से, और बच्चा आंसर देता है इंग्लिश में। जैसे उसका नाम पूछना हो तो नाम पूछ लिया, व्हाट इज़ योर नेम, तो वो बच्चा बताता है, और फिर बच्चा क्वेश्चन करता है टीचर से, टीचर आंसर देता है। इस प्रकार ये सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज इसमें करवाई जाती है। इसके अलावा डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशंस, यानी इंग्लिश का डायरेक्ट यूज किया जाता है, यानी क्लास के अंदर ही सीधा इंग्लिश का यूज किया जाता है, टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और मीनिंगफुल सिचुएशन के अंदर यानी मीनिंगफुल वे के अंदर इंग्लिश का यूज किया जाएगा। अब अपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं डीएम की, कि इनमें किस विशेष बातें क्या होती है, विशेषता क्या होती है। तो अपने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच, यानी ओरल पर, प्रोनाउंसिएशन पर, यानी उच्चारण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रमोट फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, यानी फ्लुएंसी लाई जाती है स्पीच के अंदर, भाषण के अंदर। एल और एस में सबसे ज़्यादा इसमें दबाव दिया जाता है, यानी इन पे बल दिया जाता है। तो ये एम्फेसिस ओरल अप्रोच। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ओरल है यानी बोलने पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश में बात करनी है, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी बच्चा अगर कोई रॉन्ग वर्ड बोलता है तो उसको प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट की जाती है, यानी प्रोनाउंसिएशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो जीटी के अंदर नहीं था तो उसके अगेंस्ट सारी होगी, क्योंकि उसमें आर और डब्ल्यू था, तो ये एल और एस पर सबसे ज़्यादा ध्यान है। तो एल और एस तो होता ही प्रोनाउंसिएशन से संबंधित है। इसी तरह एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज का यूज बहुत होता है क्लास के अंदर। मदर टंग है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी टारगेट लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। एनहांस द स्टूडेंट्स कैपेसिटी टू ईयर एक्यूरेटली, यानी बच्चे को अच्छे तरीके से, एक्यूरेट तरीके से सुने कोई चीज़, ऐसा ही स्टूडेंट बोलते हैं एक दूसरे से। और टीचर भी प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट उच्चारण करता है, जिससे बच्चे की सुनने और बोलने में एक्यूरेसी है। टू अंडरस्टैंड स्विफ्टली, यानी तेज़ी से बच्चा समझ जाए। रिकॉल इमीडिएटली, टू स्पीक प्रॉम्प्टली, यानी बच्चे के सामने एक्यूरेट बोला जाता है जिससे बच्चा रिकॉल कर सके कोई वर्ड को, और स्पीक भी तेज़ी से अपने लय के साथ बोल सके।
इसी एक्यूरेसी बच्चे के अंदर लाई जाती है। इस प्रकार इस विधि से बच्चा सुनने और समझने की क्षमता का विकास कर लेता है। दिस मेथड गिव्स इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, यानी स्पीच प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस डायरेक्ट मेथड के अंदर, जिससे बच्चा बोलना सीख लेता है। स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि इंग्लिश का क्लास में यूज़ करता है स्टूडेंट्स के साथ, खुद टीचर के साथ, तो वो बोलना सीख जाता है इंग्लिश। डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी सार्थक इंग्लिश का यूज करना सीख जाता है वो सार्थक स्थितियों में, यानी कब कौन सी लैंग्वेज कैसे बोलना है, कैसा लहजा रखना है, वो अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पपिल्स के साथ यूज़ करता है, टीचर के साथ यूज़ करता है, तो वो मीनिंगफुल सिचुएशन में भी इंग्लिश का यूज़ करना सीख जाता है, डायरेक्ट यूज़ करना सीख जाता है। और ग्रामर पहली बात बताई नहीं जाती और बताई जाती है तो इंडक्टिवली, यानी नॉन टू अननोन पहले एग्जाम्पल टू रूल की तरफ पढ़ाई जाती है, यानी ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। और एम्पल स्कोप टू लर्न ओरल स्किल, यानी ओरल स्किल के लिए बहुत स्कोप दिए जाते हैं, यानी प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया जाता है, यानी बच्चे का उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, डायरेक्ट एसोसिएशन स्पीच एंड थॉट, यानी इसमें वर्ड और आइडिया के अंदर, यानी बच्चे का जैसा विचार बन रहा है वैसे ही शब्द आएंगे बच्चे के साथ। लेकिन अपने ग्रामर मेथड के अंदर ऐसे विचार नहीं है, तो पहले अपने सोचना होता है। अगर हिंदी में पहले विचार आता है, बाद में उसको ग्रामर देखते हैं कि ये सेंटेंस बनेगा कैसे, उसके बाद वर्ड सोचते हैं कि जाना है, अपने को कहना है राम जा रहा है, तो पहले सोचते हैं रहा को क्या कहेंगे, जा को क्या कहेंगे। लेकिन इसमें क्योंकि वो शुरू से इंग्लिश का डायरेक्ट यूज करा है, तो इसमें डायरेक्ट आइडिया और वर्ड के बीच बॉन्ड बन जाता है, संबंध बन जाता है, और इसी डायरेक्ट एसोसिएशन के कारण स्पीच और थॉट भी अपने आप इंग्लिश के अंदर ही आते हैं, यानी डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन स्पीच एंड थॉट। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, और बोलने की इकाई भी सेंटेंस होती है, स्पीच की इकाई भी, क्लासरूम में पढ़ने की इकाई भी सेंटेंस होती है। ऐसे नहीं ग्रामर मेथड की तरह ऐसे नहीं वोकेबलरी रटवा दी जाए। इसी तरह स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ लिमिटेड वोकेबलरी, वोकेबलरी भी याद करवाई जाती है, लेकिन इतनी नहीं जिससे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर करवाई जाती है। इसके अंदर लिमिटेड वोकेबलरी होती है, यानी डे टू डे यूज आने वाली वोकेबलरी याद करवाई जाती है, जो उनको काम आए, बोलने में सहायक हो। वैसे अनावश्यक वोकेबलरी नहीं रटवाई जाती, यानी लिमिटेड वोकेबलरी रटवाई जाती है, याद करवाई जाती है, उन पर ही बल दिया जाता है। हेल्प्स द लर्नर्स टू एक्वायर फ्लुएंसी, यहाँ फ्लुएंसी है जो स्पीच में फ्लुएंसी होती है, तो उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है, और इस प्रकार फ्लुएंसी पर बल दिया जाता है, रीडिंग और राइटिंग पर नहीं। इस कारण उसकी बच्चे की बोलने में इंग्लिश पर कमांड समझ ली जाती है कि बच्चे को अगर फ्लुएंसी के साथ, यानी बिना किसी रोक टोक के एक लहजे में बोल रहा है बच्चा, तो उसकी इंग्लिश में कमांड हो गई। इसी तरह 13 है बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल, ये साइकोलॉजी और शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं उन पे आधारित है। कौन से जो मैगजीम्स होते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन, इन सिद्धांतों पर काम करती है। इसी कारण ये साइकोलॉजिकल मेथड भी है। रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग नेटिव लैंग्वेज, और ये सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर नेटिव लैंग्वेज का यूज वर्जित होता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसको यूज किया ही नहीं जाता। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बोलनी है तो इंग्लिश में बोलो, अगर इंग्लिश की वर्ड्स नहीं आते तो चुपचाप बैठे रहो, लेकिन बोलनी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही है। अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी मदर लैंग्वेज का यूज डायरेक्ट मेथड के अंदर नहीं करना। विजुअल एड्स आर यूज टू टीच वोके, विजुअल एड्स का यानी सहायक सामग्री का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसके अंदर, वोके पढ़ानी है। जैसे कोई पेन के बारे में बताना है तो पहले यही दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा दिस इज ए पेन। अगर बुक, कोई किताब के बारे में बताना है तो बुक पहले दिखाओ, उसके बाद वो तो, यानी अगर वोके भी याद करवानी है, पढ़ानी है, तो भी उसके लिए भी एड्स की यानी सहायक सामग्री की जरूरत होगी, यानी वो चीज़ होनी चाहिए। इस प्रकार ये महंगी भी पड़ती है। स्टूडेंट्स करेक्ट देमसेल्व्स व्हेन पॉसिबल, अगर बच्चा बोलते बोलते अगर कोई स्पेलिंग या कोई सेंटेंस गलत बोल देता है तो वो बच्चा अपने आप ही सुधार करेगा। अगर जहाँ गलत किया है वहाँ हाथों हाथ ही उसको करेक्ट कर देगा, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ। ये भी सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट करेक्ट देमसेल्व्स व्हेन पॉसिबल, टीचर नहीं करता, इसमें स्टूडेंट ही करता है। टीचिंग एड्स रिक्वायर, टीचिंग एड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिजिकल वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको भी लेकर आना पड़ रहा है क्लास के अंदर, तो टीचिंग एड्स तो
रिक्वायर है, यानी आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। टीचर्स हैविंग नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन टीएल, टारगेट लैंग्वेज के अंदर टीचर को, यानी टीचर भी ऐसे होने चाहिए जिनकी नेट जो टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं यानी इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी वैसी होनी चाहिए जैसे उसकी अपने हिंदी में होती है, उसी प्रकार फ्लुएंसी उसकी टारगेट लैंग्वेज में होनी चाहिए। वही टीचर इस डायरेक्ट मेथड के अंदर सक्सेस हो पाते हैं। अगर टारगेट लैंग्वेज टीचर को ही नहीं आ रही है तो वो क्या उन बच्चों को डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करके क्या पढ़ाएगा। तो उनकी भी फ्लुएंसी टीचर की एकदम प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होना चाहिए। 19th नंबर है स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन इज क्रेज्ड, यानी स्टूडेंट के साथ या स्टूडेंट को टीचर के साथ और टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करता है उसको एनकरेज किया जाता है, यानी उसको बढ़ावा दिया जाता है। स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ टीचर का यानी कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, वो भी नेटिव लैंग्वेज नहीं टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश के अंदर। इसी तरह मेथड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स स्किल रादर देन ऑन टेक्स्ट बुक्स, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन के अंदर तो आपने देखा था कि टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, लेकिन यहाँ टीचर की स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर टीचर को फ्लुएंसी अगर टारगेट लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा है, अगर नेटिव लैंग्वेज के समान है तो वो बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा। तो मेथड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स स्किल, टीचर की स्किल पर आधारित होती है, न कि टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता। और लेसन प्लान यूज्ड इन क्लासरूम, टीचर अगर टेक्स्ट बुक लेकर ही नहीं जाता, होती नहीं, और अपने खुद के लेसन प्लान लेकर जाता है टीचर, उनके अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाता है कि आज बच्चे को कौन से वर्ड है जो सिखाने हैं और कौन से वर्ड को बोल कर सिखाना है, इनके अकॉर्डिंग वो लेसन बनाकर लेकर जाता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्लास में पढ़ाता है। तो ये करेक्टरिस्टिक थी, एक बार अपने और देख लेते हैं। और यही अपने मेरिट भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरिट वही होते हैं जो करेक्टरिस्टिक विशेषता होती है। तो देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड के करेक्टरिस्टिक। एम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच प्रमोट फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, स्पीच की फ्लुएंसी यानी एल और एस की में फ्लुएंसी आना बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है डायरेक्ट मेथड के अंदर। और ओरल अप्रोच में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस स्ट्रेस किया जाता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एनहांस द स्टूडेंट्स कैपेसिटी टू हियर एक्यूरेटली, टू अंडरस्टैंड स्विफ्टली, टू रिकॉल इमीडिएटली, टू स्पीक प्रम्प्टली, यानी बोलने और समझने में और सुनने में उसकी सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है और इसमें सीख जाता है बच्चा। दिस मेथड गिव्स इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस के ऊपर ही सारी मेथड आधारित है, यानी एल और एस पर ही सबसे ज़्यादा दबाव दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, आर और डब्ल्यू को नेग्लेक्ट सा ही कर दिया जाता है। स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे का कॉन्फिडेंस, क्योंकि एल और एस बोलने और सुनने में आसानी से समझ लेता है, तो कॉन्फिडेंस तो बच्चे में आएगा ही। डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन, डायरेक्ट यूज करने लग जाता है बच्चा। ग्रामर पढ़ाई जाती है तो इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। एम्पल स्कोप टू लर्न ओरल स्किल, यानी प्रोनाउंसिएशन और ओरल स्किल पर सबसे ज़्यादा दबाव दिया जाता है। डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, आइडिया और वर्ड के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड स्थापित कर दिया जाता है, बच्चे को दिखा कर कि ये क्या है एप्पल, दिखाकर उसके अंदर संबंध स्थापित कर दिया जाता है, यानी डायरेक्ट एसोसिएशन स्पीच एंड थॉट, इस प्रकार उसकी स्पीच और विचार के अंदर डायरेक्ट बॉन्ड बनने लग जाते हैं। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, क्योंकि बच्चा जैसे ही उस चीज़ को वस्तु को देखेगा तो उसका सीधा विचार है जो इंग्लिश में ही आएगा, क्योंकि उसको हिंदी में बताया नहीं कि एप्पल मानी हिंदी में होता क्या है, क्योंकि सीधा उसको सिर्फ और सिर्फ थॉट ही वो स्पीच फिर डायरेक्ट एसोसिएशन दोनों में हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ लिमिटेड वोकेबलरी, हेल्प द लर्नर्स टू एक्वायर फ्लुएंसी। कमांड और इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अंदर कमांड हो जाती है क्योंकि वो बच्चा फ्लुएंसी के साथ लर्न करता है। बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल पर्टिकुलर टू जनरल कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और इसी तरह नॉन टू अननोन पे भी आधारित होती है। रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग नेटिव लैंग्वेज, रिफ्रेन का मतलब मना करना, यानी नेटिव लैंग्वेज इसमें नेग्लेक्ट की जाती है, काम नहीं ली जाती। विजुअल एड्स आर यूज टू टीच वोकेब, विजुअल एड्स का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स करेक्ट देमसेल्व्स व्हेन पॉसिबल, टीचिंग एड्स रिक्वायर्ड, टीचिंग एड्स की सबसे ज़्यादा यूज होती है। टीचर हैविंग नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन टारगेट लैंग्वेज के अंदर टीचर की भी फ्लुएंसी होनी चाहिए नेटिव लैंग्वेज की तरह, तभी बच्चा उनको कॉपी कर पाएगा, उनको देखकर सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा उनका डेमोन्स्ट्रेशन
को देख देख के, उनके एक्शन को देख के ही बच्चा सीखता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन इज क्रेज्ड, यानी उसको इंटरेक्शन के लिए क्रेज किया जाता है, बच्चे को उत्साहित जाता है कि इंटरेक्शन करो तो सिर्फ लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के अंदर। मेथड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स स्किल, टीचर की स्किल पर आधारित होती है, ना कि टेक्स्ट बुक पर। और टीचर अगर पढ़ाने आता है तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नहीं, लेसन प्लान खुद का बना कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेज के अंदर पढ़ाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने अब डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। लगभग तो हो ही जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा एड का यूज किया जाता है और लिसनिंग अल और एस पर ज़्यादा दबाव दिया जाता है, और एड्स का यूज होने के कारण इंडिया के अंदर तो एड्स मिलने हैं नहीं, तो अपने आप ही सोच सकते हैं कि कौन से डीमेरिट्स हो सकते हैं। लेकिन अपने देखते हैं अभी, अब अपने डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड देखते हैं। तो एम्फेसाइज ओरल एस्पेक्ट, ओरल एस्पेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है डायरेक्ट मेथड के अंदर, और आर और डब्ल्यू यानी रीडिंग और राइटिंग को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी रीडिंग प्रैक्टिस इज नॉट गिवन, रीडिंग प्रैक्टिस सबसे कम करवाई नहीं जाती, जिस कारण ये विधि आर और डब्ल्यू दो जो स्किल होते हैं चारों, जिस मेथड के अंदर एल एस आर डब्ल्यू चारों स्किल बराबर जिन पर बल दिया जाए वही मेथड कारगर होती है। लेकिन इसके अंदर इन दो को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इस कारण ये विधि कारगर उतनी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग बच्चे को नहीं आती, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती। टाइम कंज्यूमिंग मेथड, टाइम तो सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चे को एक एक करके उसको प्रोनाउंसिएशन के बारे में, उसकी फ्लुएंसी के बारे में उसको बताना होता है, और एड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो वो एड्स का यूज़ करेंगे, एक एक करके एक एक बच्चे को बताएंगे, यानी तो इस कारण टाइम ज़्यादा लगता है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉस्टली टीचिंग एड्स, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो एड्स यूज किए जाते हैं वो फिजिकल होने चाहिए, यानी वो जो चीज़ अपने बता रहे हैं वही चीज़ लेकर आए। जैसे एप्पल पढ़ाना है तो एप्पल लेके आओ, ऑरेंज पढ़ाना है तो ऑरेंज लेकर आओ, अगर कोई और चीज़ बतानी है तो वो चीज़ लेकर आओ, उसका एड्स लेकर आओ। तो इतने एड्स अपने इंडिया के स्कूलों में कॉस्टली होते नहीं है, यानी इतनी पैसे की व्यवस्था होती नहीं है, इस कारण ये विधि भी अपने इंडिया में फेल हो जाती है। नॉट इफेक्टिवली यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासेज, अपने इंडिया की क्लास में एक क्लास में 50 बच्चों से कम तो सिस्टम नहीं होता, तो इस कारण भी ये इफेक्टिव इतनी होती नहीं है। बिकॉज इंडिविजुअल अटेंशन कैन नॉट बी पेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, नॉट इफेक्टिवली यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासेज बिकॉज इंडिविजुअल अटेंशन कैन नॉट बी पेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यानी ओवर क्राउडेड यानी बहुत भीड़ वाली क्लासों के अंदर ये इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि एक एक बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं हो पाता, जिस कारण ये विधि भी फेल हो जाती है। डिसयूज ऑफ मदर टंग, मदर भाषा को एकदम ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और मदर भाषा के बगैर बच्चा इट मेक्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इन इंग्लिश, यानी प्रत्येक शब्द का इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाना अपने लिए अपने इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता, इस कारण भी ये विधि फेल हो जाती है, यानी ये डीमेरिट्स हो जाता है कि डिसयूज मदर टंग का एकदम नेग्लेक्ट कर देना भी गलत बात है। इंडिया डू नॉट हैव इनफ कम्पिटेंट टीचर्स, यानी भाषा के अंदर टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर इंडिया में इतने कम्पिटेंट टीचर्स भी नहीं होते, इतने दक्ष टीचर भी नहीं होते जो इंडिया के अंदर फ्लुएंसी के रूप में इंग्लिश को बोल सके, इस कारण भी ये डीमेरिट्स हो गया। 7 नंबर है द लर्नर्स इज ओवर एक्सपोज टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी बच्चों के सामने भाषा के नियमों के बारे में, भाषा के इतने जानकारी नहीं होने के कारण वो भाषा बच्चे को अधिक परेशान करती है, यानी विदेशी भाषा है इंग्लिश, तो इसकी अपने को नियमों की जानकारी नहीं है, तो वो बच्चा सेंटेंस को बनाएगा कैसे, बोलेगा कैसा, क्योंकि ग्रामर को इसमें ज़्यादातर नेग्लेक्ट ही किया जाता है, इस कारण भी ये बच्चों को परेशान ज़्यादा करती है। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको समझ में भी आया हो कि डायरेक्ट मेथड है जो नॉर्मली स्पीच पर एल और एस पर ज़्यादा बल देती है, और इसके डीमेरिट्स अपने दोबारा से देख लेते हैं कि एम्फेसिस ओरल एस्पेक्ट आर डब्ल्यू को नेग्लेक्ट करती है, रीडिंग प्रैक्टिस इज नॉट गिवन, टाइम कंज्यूमिंग मेथड टाइम ज़्यादा लगता है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉस्टली टीचिंग एड्स का ज़्यादा यूज किया जाता है, नॉट इफेक्टिव यूज इन ओवर क्राउडेड क्लासेज बिकॉज इंडिविजुअल अटेंशन कैन नॉट बी पेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, डिस यूज ऑफ मदर टंग इट
makes difficult to explain the meaning of each word in English. India do not have enough competent teachers, यानी दक्ष टीचर नहीं होते इतने फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले. The learner is or exposed to the complexity of the target language, क्योंकि इस विधि की कमी सबसे बड़ी यही है कि विदेशी भाषा के व्याकरण बच्चों को आती नहीं, और व्याकरण के कारण इनके बच्चों में परेशानी होती है कि वो सेंटेंस बनाए कैसे, बड़े बड़े सेंटेंस बनाने होते हैं वो, तो इस कारण ये विधि का डीमेरिट्स हो गया. इसके अलावा आपने ये जो डीमेरिट्स या करेक्टरिस्टिक जो मैं लेकर आया हूँ वो सारे के सारे पिछले एग्जाम्स के अंदर, चाहे रीट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, आरपीएससी के अंदर सेकंड ग्रेड में पूछी गई हो, उन्हीं में से लेकर आया हूँ. और आगे वाले एग्जाम्स के अंदर जो अभी एमआरएस का हुआ हो या और कोई एग्जाम्स हुए हो उनके अंदर लगभग यही क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं. तो अगर आप ये देखते हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. तो आशा करता हूँ आप देखेंगे ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि क्लास कैसे लगी. धन्यवाद.